ऑडिट के टोटलिटी में जो चैप्टर्स हैं वो है 11. इट इज़ डिवाइडेड इनटू मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2. मॉड्यूल 1 में कितने चैप्टर्स हैं? दैट आर 5 चैप्टर्स. एंड मॉड्यूल 2 में कितने चैप्टर्स हैं? दैट आर 6 चैप्टर्स. राइट, दिस इज ICAI का करिकुलम. चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 एंड देन मॉड्यूल 2 में आपके पास कितने चैप्टर हैं? दैट इज़ 11 चैप्टर और 6 चैप्टर रह गए. टोटालिटी में 6 चैप्टर है मॉड्यूल 2 में. और इन टोटल अगर हम सिलेबस और करिकुलम देखें तो हमारे पास 11 चैप्टर्स हैं. सबसे पहले जो हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं दैट इज़ चैप्टर नंबर 1, नेचर, ऑब्जेक्टिव, स्कोप ऑफ ऑडिट. चैप्टर का नाम क्या है? नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड द स्कोप ऑफ ऑडिट. राइट, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ऑडिट क्या होता है, जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है. ओके, ऑडिट का मतलब हमें पता होना चाहिए. ऑडिट का मतलब होता है ऑल यू डू इज टिक. ऑल यू डू इज टिक. क्या कैसे टिक करते हो? आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब पता है आपको? फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं? बैलेंस शीट, आपके नोट्स टू अकाउंट्स, आपके P&L, कैश फ्लोज, है ना. इन सब को चेक करके जब आप चलते हो कि क्या बैलेंस शीट में जो डेटर्स का बैलेंस है वो बिल्कुल ठीक है, जो आपके नोट्स टू अकाउंट्स में रिजर्व्स एंड सरप्लस है वो ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में जो आपने प्रॉफिट कमाया है, जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो ठीक है. ठीक है, मतलब ऑल यू डू इज़ टिक टिक. कैश फ्लोज में आपकी ऑपरेटिंग रेशियो, आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैसे हैं, किस तरीके से हैं, वो जेन्युइन है कि नहीं है. और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है. क्या है? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है. मतलब आपने ट्रांजैक्शन देखी प्रॉफिट एंड लॉस में, और ये प्रॉफिट एंड लॉस में आप सारे टू रेंट है. राइट, आपके पास रेंट की क्या होती है? रेंट अग्रीमेंट. क्या आपके पास वो है? राइट, आपने रेंट डीड बनवाई थी कि नहीं बनवाई थी, वो उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं. आपने उसको पे किया तो क्या उसकी रिसिप्ट है? राइट, आपने जो लैंडलॉर्ड को रेंट पे किया है उसकी रिसिप्ट किधर है? आर यू मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स? तो ये सब चीज़ें ना हम अपने ऑडिट में पढ़ के चलते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास ऑडिट में हम क्या पढ़ने वाले हैं? ऑडिट का मीनिंग देखेंगे, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप देखेंगे, हम नीड्स देखेंगे, बेनिफिट्स देखेंगे, ऐसे 200 के बारे में पढ़ेंगे. ऑडिट विद रेफरेंस टू ऐसे ही होता है. ठीक है, वो हम देख के चलने वाले हैं. सबसे पहले जो मैं नहीं पढ़ा रही उसको प्लीज़ कट कर दीजिएगा. ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम बात करें मीनिंग एंड नेचर ऑफ ऑडिटिंग, हमें पढ़ के चलना है. तो मीनिंग एंड ऑफ ऑडिट एंड नेचर ऑफ ऑडिटिंग में क्या है? एन ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन. हम क्या करते हैं ऑडिट में? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन. एन ऑडिट इज क्या है? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. राइट, हम एग्जामिन क्या कर रहे हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिनेशन कर रहे हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एग्जामिन कर रहे हैं ऑफ एन एंटिटी. मतलब एंटिटी, रिलायंस को ले लेते हैं अपने एग्जाम्पल में, हम अपनी एग्जाम्पल में विप्रो ले लेते हैं. मतलब कोई भी कंपनी, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट. प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट मतलब वो NPO भी हो सकती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज. छोटी कंपनी, बड़ी कंपनी, लीगल फॉर्म मतलब क्या ये कंपनी है, क्या ये पार्टनरशिप है, क्या ये सोल प्रोप्राइटर है, क्या ये जो है NPO वाली टर्म्स है, क्या ये निधि कंपनी है. डिफरेंट लीगल फॉर्म है. व्हेन सच एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड, हम ये एग्जामिनेशन क्यों कर रहे हैं? विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन. विद एन व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए. और क्या ओपिनियन होता है? दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे जो है वो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं.
क्लियर है? तो अभी मैंने आपको डिफाइन में क्या बोला, दैट इट इज़ इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम क्या पढ़ते हैं? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, किसका? ऑफ एन एंटिटी का, ठीक है? वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, हाँ, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, irrespective of its size or legal form. When such an examination is done to express an opinion thereon. opinion किसके ऊपर देते हैं हम? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्लियर है इतना? ठीक है, तो ये हो गई हमारी ऑडिट की डिफाइन। ओके, सो ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है ये चीज़, तो आप अपने मॉड्यूल में काइंडली नोट, दिस इज इम्पॉर्टेंट थिंग टू बी स्टडीड। ओके, देन अगर हम बात करें तो एक पर्सन है जो अपने ब्रदर को रिक्वेस्ट करता है सीए को कि वो उसके ऑडिट करे अकाउंट्स ऑफ द प्रोप्राइटरी कंसर्न। प्रोप्राइटरी मीन्स सोल प्रोप्राइटर कुड बी देयर and issue a report. Can CA audit accounts of the concern in which brother is the sole proprietor? देखो, मैं आपको समझा कर चलती हूँ। I am CA, right? क्या मैं अपने ब्रदर का ऑडिट कर सकती हूँ? क्या मैं अपने ब्रदर का ऑडिट कर सकती हूँ? क्या मैं अपने फादर का, पापा का ऑडिट कर सकती हूँ? क्या मैं अपने चाचू का ऑडिट कर सकती हूँ? द आंसर इज, आपके अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए? नो। नो। क्यों? इंडिपेंडेंस नहीं रहती। यस, मेरी इंडिपेंडेंस हर्ट हो जाएगी, मेरी इंडिपेंडेंस हर्ट हो जाएगी। और मैं क्या हो सकती हूँ? बायस हो सकती हूँ, बिकॉज दे आर माई रिलेटिव्स, है ना? तो मेरा डिसीजन जो है वो बायस हो सकता है। क्लियर? सो इसीलिए मैं नहीं कर सकती। नो, ही कैन नॉट। इट इज़ ड्यू, देयर वुड बी नो इंडिपेंडेंस इन द केस रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द सीए एंड हिज ब्रदर, राइट? और उसका जो डिसीजन है, मतलब मेरा डिसीजन है, वो इन्फ्लुएंस हो सकता है। मेरा भाई करेगा कि चल कर देना, ऐसी सेटिंग कर दे, तो मैं कर दूंगी, है ना? तो सीए हैज़ इन्वेस्टेड, बात करते हैं कंपनी की। अगर मैंने रिलायंस कंपनी में शेयर्स होल्ड करे हैं, राइट, अगर मैंने रिलायंस कंपनी के शेयर्स होल्ड करे हैं, आई एम अ सीए, राइट, मैंने रिलायंस का ऑडिट करना है और मैंने रिलायंस के क्या किए हुए हैं? शेयर्स होल्ड करके रखे हुए हैं। नाउ टेल मी, मैं इसके जो इसका ऑडिट कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती? द आंसर इज सेम, नो, आई कैन नॉट। वाई? इट इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट बाय होल्डिंग द शेयर्स ऑफ द कंपनी मेरा सेल्फ इंटरेस्ट आ जाता है। मेरा क्या आ जाता है? सेल्फ इंटरेस्ट आ सकता है। मुझे पता है कि यार इस कंपनी की मुझे डिटेल्ड एनालिसिस है ना, क्योंकि मैं इस कंपनी का ऑडिट कर रही हूँ। मैंने इस कंपनी के एम्प्लॉइज़ से बात कर सकती हूँ, मैं इस कंपनी के ऑनर से बात कर सकती हूँ, मैं इस कंपनी के पास मेरा डायरेक्ट सेल्फ इंटरेस्ट है। बिकॉज मेरी खुद की अगर मनी इन्वेस्ट होगी तो मैं जजमेंट इंडिपेंडेंटली फॉर्म नहीं कर पाऊँगा, राइट? वाई? बिकॉज मेरे को पता है कि ये कंपनी इज़ नॉट परफॉर्मिंग गुड, या फिर मेरे को पता है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, या फिर मुझे पता है मैं इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को गलत शो कर दूंगा ना, अच्छा शो कर दूंगा, चाहे वो कंपनी अच्छी नहीं है पर मेरे एक साइन से वो कंपनी अच्छी हो जाएगी, और उससे क्या होगा? इस कंपनी को पब्लिक से बेनिफिट होगा, है ना? तो मेरे को इनडायरेक्टली फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि मेरा सेल्फ इंटरेस्ट है। इसीलिए मेरी आई वुड नॉट बी एबल टू फॉर्म द जजमेंट इंडिपेंडेंटली, राइट? तो जिस कंपनी में मेरे शेयर्स होल्ड हैं, जिस कंपनी में मेरे रिश्तेदार हैं, तो मैं उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकती, या मैं उस कंपनी का बेसिकली ऑडिट नहीं कर सकती। क्लियर है? तो इट कैन बी अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और अ चैरिटेबल ट्रस्ट। ऑडिट कैन बी अंडरटेकन इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। स्मॉल हो सकती है, मीडियम हो सकती है, लार्ज हो सकती है। फर्दर इट कैन बी कंडक्टेड फॉर इरिस्पेक्टिव ऑफ द लीगल स्ट्रक्चर। लीगल स्ट्रक्चर मैंने बताया था कैसे हो सकता है। एलएलपी हो सकता है, पार्टनरशिप हो सकता है, सोल प्रोप्राइटर हो सकता है, कंपनी हो सकता है, सोसाइटी हो सकता है, एक ट्रस्ट हो सकती है,
राइट। पर्पस क्या है ऑडिट का? टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नाउ दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। किस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म होता है? एक ऑडिटर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने हैं और रिप्रेजेंट करना है कि ये वुड नॉट मिसलीड एनीबडी, ये गलत ना हो, किसी को गलत ना बता दे। तो वो कैसे होने चाहिए? तो मैंने क्या बोला था आपको जब मैंने ऑडिट समझाया था ना, जब मैंने अभी आपको ऑडिट एक्सप्लेन किया था, तो मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया था कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए, मेरे पास रिसिप्ट होनी चाहिए। अब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहाँ से आएगा? जब मैंने एक्चुअल में से पे करी होगी। जब मैंने एक्चुअल में पे किया होगा तो कैसे पता लगेगा? जब मेरे बैंक से एंट्री हुई होगी कि उस वो मनी क्या हो रही है, डेबिट हो रही है कि क्रेडिट हो रही है। ऑब्वियसली मनी इज गेटिंग डेबिटेड फ्रॉम माई अकाउंट्स, तो उसकी मैंने क्या करी होगी? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में मैंने जर्नल एंट्री पास करी होगी, है ना। और जर्नल एंट्री क्यों पास करी थी? क्योंकि मेरे पास रिसिप्ट थी, राइट। अगर मैंने सपोज किसी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करती हूँ, आई गो फॉर द ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, और वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कैसी होती है पता है? मैंने ऑनलाइन पेमेंट करी और मैंने थ्रू व्हाट्सएप करी, है ना, मतलब मैंने पेमेंट करके मैंने व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया। जैसे मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया, उस बंदे ने बोला कि यू विल बी एडेड इन द ग्रुप विद इन 24 आवर्स। मैंने कहा चलो ठीक है। अब उस बंदे ने क्या बोला होगा? अब उसने अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट पे मेरी रिसिप्ट भेजी होगी, उस बंदे ने जर्नल एंट्री कर दी, है ना। उसके बाद मतलब मेरा जो भी प्रोसेस था वो ख़त्म हो गया, पर मेरा अभी यहाँ पे आपको मेन बताने का क्या है कि उसने 24 आवर्स का मुझे टाइम दे दिया। बैक प्रोसेसिंग कैसे चल रही है कैसे नहीं चल रही है, बट उसने क्या किया? सबसे पहले उसका स्टेप क्या बनता है? अकाउंट्स डिपार्टमेंट को रिसिप्ट भेजने का, सेल्स डिपार्टमेंट को रिसिप्ट भेजने का कि देखो भाई सेल हो चुकी है, नाउ रिकॉर्ड इट इन द जर्नल एंट्री। और वो क्या करेगा? अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाला चेक करेगा कि वेदर द मनी इज क्रेडिटेड इनटू द बैंक और नॉट, है ना। तो वो ये क्या करके चलेगा? चेक करके चलेगा। तो देखो सबसे पहले अकाउंट्स हैव बीन ड्रॉन अप विद रेफरेंस टू एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो जो भी जनरल एंट्री बन रही है उससे ही मेरा प्रॉफिट एंड लॉस, उससे मेरा बैलेंस शीट बनेगा। तो अकाउंट्स कैसे बने हुए होने चाहिए? दैट हैज़ बीन ड्रॉन इन द विद रेफरेंस टू द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जो एंट्रीज हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट सपोर्टेड बाय सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस। नन ऑफ द एंट्रीज, कोई ऐसी एंट्री नहीं होनी चाहिए जो हम भूल गए, ओमिट कर गए इन द प्रोसेस ऑफ कंपाइलेशन। द इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय द स्टेटमेंट इज क्लियर हो, अनएम्बिजियस नहीं होनी चाहिए। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अमाउंट्स आर क्लासिफाइड, हमने उसे करना है, मतलब एक्सपेंस को एक्सपेंस क्लासीफाई करना है, रियल एसेट को रियल एसेट क्लासीफाई करना है, क्रेडिटर को क्रेडिटर क्लासीफाई करके चलेंगे, डेटर को डेटर क्लासीफाई करके चलेंगे, राइट। जो हमारे डिफरेंट एक्सपेंसेस हैं उनको प्रॉपरली एक्सप्रेस करके चलना है, डिस्क्राइब करके चलना है और डिस्क्लोज करके चलना है इन अकॉर्डेंस विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के अकॉर्डिंग अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमारे अगर कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट हो रही है तो उसके उस वो पर्सपेक्टिव, मतलब वो वाला पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारा हिट होना चाहिए। एंड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू पिक्चर ऑफ द ऑपरेशनल रिजल्ट्स। ऑपरेशनल रिजल्ट्स क्या से कौन से होते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस, एंड ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटी मतलब बैलेंस शीट। तो कहने का मतलब क्या? कितने पॉइंट्स कवर करें? 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट एंड द 6 पॉइंट्स। तो टोटल क्या है? आपके पास 6 पॉइंट्स हैं जो करने हैं। टोटल कितने पॉइंट्स हैं? 6 पॉइंट्स टू बी डन, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि अकाउंट्स कैसे ड्रॉन अप होने चाहिए? विद रेफरेंस टू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एंट्रीज कौन सी होनी चाहिए? सपोर्टेड बाय सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस। थर्ड, कोई भी एंट्री को ओमिट करके नहीं चलना है। फोर्थ, हमारी इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए? क्लियर एंड अनएम्बिजियस, राइट। हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अमाउंट क्लियरली डिस्क्राइब क्लासिफाइड होनी चाहिए, डिस्क्राइब होनी चाहिए, डिस्क्लोज होनी चाहिए। एंड लास्ट इज ट्रू एंड फेयर पिक्चर हमें रिपीट करके चलनी है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस तरीके से हमारे जो अकाउंट्स होते हैं वो मिसलीड नहीं करेंगे किसी को भी। कब नहीं मिसलीड करेंगे? जब फॉलोइंग फीचर्स वुड बी प्रेजेंट,
ओके, अंडरस्टैंड दैट प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। देखो, अगर मैं किसी एंटिटी का ऑडिट करती हूँ, ठीक है, और वो ऑडिटेड का जो भी एंटिटी है, सपोज रिलायंस लिमिटेड है, तो ये ध्यान रखना, मैं रिलायंस की खुद बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बना के चलूँगी, राइट? अगर मैं खुद बनाऊंगी तो चांसेस है मैं गलती कर दूं और अपनी ही गलती को मैं फाइंड आउट ना कर पाऊँ, है ना, स्पॉट ना कर पाऊँ। तो मेरे पास जो चांस है वो रिड्यूस हो जाते हैं अगर किसी रिलायंस की मैनेजमेंट ने, रिलायंस ने जितने भी वर्कर्स रखे होंगे, अकाउंट्स डिपार्टमेंट होंगे, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं और मैं ऑडिटर अपॉइंट हुआ हूँ, मैं एक सीए हूँ, सीए एक ऑडिटर अपॉइंट हुआ है इस कंपनी के चीज़ों को चेक करने के लिए। मैंने बताया ना, ऑडिट इज ऑल यू डू इज टिक, राइट? ये पेपर में नहीं लिख के आना है ऑल यू डू इज टिक, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि ऑल यू डू इज टिक, राइट? तो ऑडिट में आप क्या करके जाते हो, आपने मैनेजमेंट ने सही तरीके से डिफरेंट पॉलिसीज़ को फॉलो किया है कि नहीं किया है। फॉर एग्जांपल अगर हम लें इन्वेंट्री को, हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं, लोअर ऑफ एनआरवी और कॉस्ट, है ना, एनआरवी और द कॉस्ट, हम दोनों में से जो लोअर होता है उसमें हम अपनी इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। क्या मैनेजमेंट ने ये पर्सपेक्टिव फॉलो किया? ठीक है, मैनेजमेंट ने कौन सा मेथड फॉलो किया, लीफो मेथड फॉलो किया, फीफो मेथड फॉलो करा, वेटेड एवरेज में फॉलो किया, कौन सा मेथड फॉलो किया, राइट? तो ये मैनेजमेंट की जजमेंट के ऊपर है ना, वो कौन सा मेथड यूज़ करे। इन इंडिया आई नो दैट लीफो इज़ नॉट अलाउड, है ना, तो जो भी मैनेजमेंट की जजमेंट है उसके ऊपर बेस्ड करता है। क्लियर है? ओके, तो ये हमारा सबसे पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन ऑडिटिंग एश्योरेंस देता है। Its basic nature is assurance to the users. Such an assurance lend credibility to the financial statement. और जैसे ऑडिटर के साइन हो जाते हैं तो पब्लिक को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो ऑडिट का ना बहुत रिलेशनशिप है डाइवर्स सब्जेक्ट्स के साथ। जैसे कि बीइंग एन ऑडिटर मेरे को लॉ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि क्या लेबर के लॉज हैं, क्या 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 पेमेंट बनती है, कैसे बनती है, कितने आवर्स पेमेंट होनी चाहिए, लॉ के बारे में। ये जो मैंने आपको अभी बताया ना कि आई कैन नॉट डू द ऑडिट ऑफ द एंटिटी जो मेरे ब्रदर की है या फिर जिसकी कंपनी के मेरे पास शेयर्स हैं और मेरे पास अच्छा खासा स्टेक है, या फिर आई एम होल्डिंग 50,000 तक का अमाउंट, उस कंपनी का मैं ऑडिट नहीं कर सकती, राइट? ये कहाँ से आती है नॉलेज? ये कंपनीज एक्ट बताता है, ठीक है, कि यू कैन नॉट ऑडिट, ये नहीं कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हो, मतलब मेरे पास रिस्पेक्टिव नॉलेज होनी चाहिए। सेकेंड थिंग, अगर मैं बात करके चलूँ तो हमारे पास ऑडिट में लॉ इकोनॉमिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर, माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर, मेरे को फाइनेंशियल मैनेजमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, मेरे को कॉस्ट की नॉलेज होनी चाहिए। द डिफरेंट फील्ड्स की आई शुड हैव द नॉलेज। तो ऑडिटिंग में डिफरेंट फंक्शन, प्रोडक्शन की नॉलेज, अकाउंटिंग की नॉलेज, तब मेरे को कुछ पता होगा, दैट्स वाई तभी मैं उसको ऑडिट कर सकता। मुझे कुछ पता ही नहीं होगा तो फिर तो मैं उधर एक नमूना हूँ, है ना, कि मैं क्या ही करूँ, वो मेरे को जो जो ऑर्डर देते रहेंगे फिर तो मैं वही करता रहूँगा, तो मैं अपना दिमाग नहीं यूज़ कर पाऊँगा, राइट, इन सब चीज़ों में। सो बीइंग एन ऑडिटर आपके पास ये फॉलोइंग फील्ड्स में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपने सिर्फ रीड करके चलना है कि अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में क्योंकि हम रिव्यू करके चलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में एक ऑडिटर को ज़रूर पता होना चाहिए, राइट। ऑडिटिंग एंड द लॉ, ऑडिटर को पता होना चाहिए गुड नॉलेज ऑफ द बिजनेस लॉ विच इज़ अफेक्टिंग द एंटिटी। फॉर एग्जांपल अगर मेरी एंटिटी में 8 से ज़्यादा वर्कर काम करते हैं या 10 से ज़्यादा वर्कर काम करते हैं या 15, तो उसके ऊपर लेबर एक्ट लगता है, तो मुझे पता होना चाहिए कि लेबर एक्ट लगता है, क्या वो उसको कंप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। आगे जाके आप पढ़ोगे स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग essay 250, दैट इज़ ऑन द लॉज एंड रेगुलेशन। तो हमें पता लग गया कि लॉज एंड रेगुलेशन ये अप्लाई होते, तो हमें essay 250 की रेफरेंस लगानी है यहाँ पर, right? Auditing and the economics, auditor is expected to be familiar with the economic environment of the client, कैसा environment में वो काम कर रहा है, behavioral science, humans के, देखो being an auditor I deal with the different people,
है ना। मैं मैनेजमेंट के पास जाऊंगा तो मैनेजमेंट से बातें करूंगा। मैनेजमेंट क्या है, इंसान है ना, इंसानों से बात करूंगा, उनकी कंसाइंस देखूंगा कि वो भाई चीटर तो नहीं है, उसकी कैसी पर्सपेक्टिव है, वो किस तरीके से सोचता है ना, डिफरेंट। तो इट इन्वॉल्व्स द बिहेवियरल साइंस। इन ऑर्डर टू डिस्चार्ज माई ड्यूटीज़ इफ़ेक्टिवली, है ना, तो मेरे को ह्यूमन बिहेवियर के बारे में नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है, राइट। आई यूज़ स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। आप पढ़ोगे 500 ऐसे 520 में कि मैं क्या करती हूँ बीइंग एन ऑडिटर, जब मैं ऑडिट करती हूँ तो मैं स्टैट्स को यूज़ करती हूँ। मैंने बोला मेरे पास इतना सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है ना, तो मैंने वाउचर को टेस्ट किया, मैंने कोई भी रैंडम वाउचर निकाला और देखा उसकी जर्नल एंट्री ठीक है, अमाउंट ठीक है, प्रिंसिपल्स ठीक है। तो मतलब मैं क्या कर रही हूँ, वाउच करके चल रही हूँ। दैट इज़ ऑल्सो, अगर मुझे स्टैट्स की नॉलेज ही नहीं होएगी, मेरे को पता ही नहीं है, स्ट्रैटिफाइड के बारे में नहीं पता है, मुझे डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स टेक्निक्स के बारे में नहीं पता है, तो मैं ऑडिट कैसे कर सकता हूँ। आजकल डेटा प्रोसेसिंग एक नई न्यू टर्म आ चुकी है। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने सुना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, राइट। पहले क्या करते थे हम, टीडीएस की एंट्रीज 1 by 1 डालते थे। अब क्या करें हम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में की गए, वहाँ पे हमने एक एंट्री डाली और उसने सारी की सारी टीडीएस एंट्री खुद से ही डाल दी। हमने रेट डाला, हमने पार्टी का नाम डाला, एक्सेट्रा यूजिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये एक डिसिप्लिन है, एक मतलब वी आर द बीइंग द ऑडिटर्स, हम डिजिटल ऑडिटिंग के लिए अपॉइंट होते हैं, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले ये टर्म वाज नॉट देयर। हमें पहले मैनुअल एंट्रीज डालते थे, मैनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होते थे। अब क्या है, कंप्यूटर में सिस्टम में हम एंट्रीज बनाते हैं, कंप्यूटर सिस्टम से ही सारा कुछ रिकॉर्ड होता है। हमारा काम सिर्फ होता है कंप्यूटर सिस्टम में जर्नल एंट्री डालना, अपने आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गेट रेडी, अपने आप प्रॉफिट एंड लॉस गेट रेडी, राइट। डिफरेंट चीज़ें हैं हम जब देख सकते हैं, तो हमें बीइंग नॉलेज ही नहीं होगी डेटा प्रोसेस कैसे हो रहा है, कंप्यूटर कैसे वर्क कर रहा है, तो हम तो गलती कर देंगे, है ना। तो बीइंग एन ऑडिटर वी शुड हैव द नॉलेज। अब हमें बीइंग एन ऑडिटर वी शुड हैव द नॉलेज ऑफ द फाइनेंशियल टेक्निक्स, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, फंड्स फ्लो रेशियो एंड कैपिटल बजटिंग एक्सेट्रा, राइट। सो ऑडिटिंग एंड द प्रोडक्शन, ऑब्वियसली गुड ऑडिटर वो होता है जो अपने क्लाइंट को समझे, डिफरेंट फंक्शन समझे कि किस तरीके से उसका प्रोडक्शन सिस्टम है, कॉस्ट सिस्टम कैसा है, मार्केटिंग कैसे है। दीज आर नथिंग बट द सब्जेक्ट्स यू हैव स्टडीड ऑलरेडी। आपको फाउंडेशन में स्टैट्स पढ़ाया जाता है, आपको मैथ्स पढ़ाया जाता है, राइट। आपको डेटा प्रोसेसिंग इंटर में लगता है, फाइनल में भी लगता है। देन देर इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पहले आपने सुना होगा इसका सब्जेक्ट होता था, राइट। एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम सब्जेक्ट होता था, राइट। ये सब चीज़ें हैं जो बीइंग एन ऑडिटर आपको पढ़नी पड़ती हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका सब्जेक्ट है। ऑडिटिंग एंड प्रोडक्शन कॉस्ट की नॉलेज आपको क्यों दे रहे हैं, बिकॉज बीइंग एन ऑडिटर आपको पता होना चाहिए क्या क्या प्रोडक्शन के मेथड्स हैं, किस तरीके से आप कॉस्ट निकालते हो, ईच एंड एवरीथिंग, राइट। नाउ वी हैव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट। तो हमारे पास ना बेसिकली 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं। अब ऑब्जेक्टिव 2 होते हैं तो पहले पता लगे कि ऑब्जेक्टिव होता क्या है, ऑब्जेक्टिव मतलब क्या है। भाई सबसे पहला समझ के चलो कि ऑडिट क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं मतलब व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट, राइट। हम अगर ऑडिट कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तो क्यों करवा रहे हैं। तो सबसे पहले ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या कौन डिपिक्ट करता है, एसए 200 डिपिक्ट करता है, एसए 200 बोलता है। ये सबसे पहला ऑडिट का एसए है, दैट इज एसए 200, राइट। हम क्या कौन से सीरीज कंप्लीट करने वाले हैं, तो पहला उसका ओवरव्यू ले लो। हमारे पास एसए की सीरीज होती है 200, देन वी हैव 300, देन वी हैव 400, देन वी हैव 500, देन वी हैव 600, देन वी हैव 700, दैट वी हैव 800, वी हैव 3400 ऑल्सो, बट वो हमारी बात की बात है। 800 जो है हम सीए फाइनल में पढ़ेंगे, राइट। ये वाली सीरीज भी आप सीए फाइनल में पढ़ोगे, बट आप उसकी रिवीजन करोगे। अभी आपको पढ़ा दिया जाएगा एज अ ट्रेलर के तौर पे, ठीक है। तो ऐसे 200 जो है वो सबसे पहला सीरीज है ये, ठीक है। सीरीज में 200 सीरीज में 200 ऐसे पढ़ोगे आप 210 के बारे में पढ़ के चलोगे, आप 220 के बारे में पढ़ के चलोगे, आप 240 के बारे में पढ़ोगे, आप 265 के बारे में पढ़ोगे। 240 इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट,
यस, रिलेटेड टू द फ्रॉड. देन 300 सीरीज है तो उसमें 3 ऐसे बहुत ही फेमस है, 300, 315, 330. 400 में 400 50. 450 है and one more is there, that is 402, right? Then 500, a complete series, very important. 600, very important. 700, very important, right? 200 में 240 is very important, 315 is very important, 402 is important, to 450 is important. बट ये वाली तो कैटेगरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि आप पूरा ऑडिट ही इसके ऊपर बेस्ड पढ़ते हो. ओके, क्लियर है? तो अब अगर हम बात करें 200 के बारे में, तो दिस इज ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड हम ऑडिट कैसे करते हैं, द कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द एसे. तो हम ये पढ़ के चलते हैं दो चीज़ें. सबसे पहले वी आर द ऑडिटर, तो हमें ना रीजनेबल एश्योरेंस होनी चाहिए. रीजनेबल एश्योरेंस इज नॉट एब्सोल्यूट एश्योरेंस. एब्सोल्यूट एश्योरेंस मतलब 100% श्योर हूँ मैं ये कंपनी बिल्कुल ठीक है, नहीं. हाउ यू नो? तुम इन्वॉल्व थोड़ा हो, तुम किसी बंदे को जान थोड़ा सकते हो. इफ़ यू नो मी, यू डोंट नो मी 100%, तो तुम मेरे ऊपर एश्योरेंस नहीं दे सकते हो, है ना? क्योंकि आई एम अ ह्यूमन, जब मर्जी मैं मुकर सकता हूँ. या बीइंग आप हो, आपके ऊपर मैं 100% रिलाई नहीं कर सकती, बिकॉज यू आर अ ह्यूमन बीइंग. आप गलतियाँ कमिट कर सकते हो, राइट? तो हम स्टैट्स लगाते हैं, चेकिंग करते हैं कि कितने % प्रोबेबिलिटी है दिस पर्सन वुड बी करेक्ट और नॉट, है ना? तो ये चीज़ें करते हैं. तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, वी ऑब्टेन द रीजनेबल एश्योरेंस दैट वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, whether due to fraud or error, thereby enabling the auditor to express an opinion on the whether the financial statements are prepared in accordance with the applicable FRF. राइट? ये मैं अभी आपको लिखवा के चलूँगी. वी रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड इन द एसे. अभी 2 पॉइंट्स हैं, इनका एनालिसिस है, आपने अभी काट के चलना है, ठीक है? तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है. बाकी ये आपके पास पैराग्राफ वेरी इंपॉर्टेंट कि रीजनेबल एश्योरेंस इज नॉट एब्सोल्यूट एश्योरेंस. एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्या मतलब होती है? कंप्लीट एश्योरेंस, 100% गारंटी. भाई गारंटी तो तुम आज के समय के किसी की भी नहीं ले सकते. गारंटी दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट. ठीक है? मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स क्या होती हैं? कैन अराइज आउट ऑफ 2 थिंग्स, या तो एरर या तो फ्रॉड. गलती कर दी तब भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है, या आपने जानबूझकर कोई गलती करी, दैट इज़ फ्रॉड किया, तो वो भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है. मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स क्या बोला मैंने? 2 तरीके की हो सकती हैं. मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स कैन बी फ्रॉम बोथ, या ड्यू टू एरर या ड्यू टू फ्रॉड. ठीक है? एरर मतलब गलती हो गई, है ना? फ्रॉड मतलब जानबूझकर आपने ये गलती करी. तो आप क्या बताते हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, तो आप रीजनेबल एश्योरेंस लेके चलते हो, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं लेके चलते हो. एब्सोल्यूट एश्योरेंस का मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट मीन्स कोई एरर नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है. भाई कैसे कर सकते हो? मैनेजमेंट का पर्सपेक्टिव जानते हो? नहीं जानते हो. तो यू हैव ओनली द रीजनेबल बेसिस कि हाँ रीजनेबली मैंने जो चीज़ें चेक करी हैं, जो मैंने प्रोसेस लगाया, एंड आई कैन feel that there is no error, there is no fraud, there is possibility that there is no error, there is no fraud, but I am not 100% sure. जिसने बनाया, मैंने तो बस चेक करा है, पर मैंने चेक अच्छे से करा है, अपनी ड्यूटीज़ को निभाते हुए करा है. ठीक है? So however reasonable assurance is not the complete guarantee, but high level assurance है भाई. 90 to 95% I am correct, but it is not complete assurance. This is very important. Audit is carried by the auditor with the professional competence and the skills and in accordance with the essay. तो ये पढ़ के चलना है. All the conclusion are drawn and opinion is framed. It leads to high level of assurance which is called reasonable assurance, but it is not the absolute assurance. तो मैंने अभी आपको मिसस्टेटमेंट का मीनिंग समझाया था. मिसस्टेटमेंट्स क्या होती है? कैन बी अराइज ड्यू टू फ्रॉड और एरर, राइट? तो फिर मैंने आपको बताया था ऑडिटर सीक्स टू ऑब्टेन द रीजनेबल एश्योरेंस वेदर एफआरएफ फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है कि नहीं है, राइट? तो हम इन टोटालिटी देख के चलते हैं कि मिसस्टेटमेंट हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कितना इफेक्ट कर रही है.
बट ये लास्ट लाइन अगर आप नहीं भी लिखोगे तब भी चल जाएगा, पर ये 2 पॉइंट्स तो लिखने ही हैं, ठीक है। अब ऑब्टेनिंग द रीजनेबल एश्योरेंस, आप रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करते हो क्या, दैट मटेरियल मिसस्टेटमेंट से फ्री है, तो उससे होता क्या है, इट helps the auditor to express an opinion on the financial statement that it is prepared accordance with the applicable financial reporting framework. देखो एक कंपनी है तो कंपनीज एक्ट लगता है, अगर एक बैंकिंग कंपनी है तो बैंकिंग एक्ट लगेगा, अगर इंश्योरेंस कंपनी है तो इंश्योरेंस एक्ट के अकॉर्डिंगली प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा, तो इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, राइट। और इस ओपिनियन को हम रिपोर्ट करते हैं, कम्युनिकेट करके चलते हैं, जो भी हमें ऑडिट फाइंडिंग्स मिलती हैं हम रिटन रिपोर्ट के थ्रू हम इसको लिख के चलते हैं। क्लियर है? तो ये एक ओवरव्यू है, ये शॉर्ट समरी है जो ICAI ने दी है, कम्युनिकेशन एंड रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन इन अकॉर्डेंस विद द एसे। आप इसको तो अच्छे से लर्न करोगे, ऊपर वाले पॉइंट्स को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने को अगर आए तो थोड़ा बहुत ऊपर से एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। तो स्कोप क्या है, द वेरी इंपॉर्टेंट, देखो बीइंग एन ऑडिटर आई टोल्ड यू कि मैं उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खुद नहीं प्रिपेयर करता, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट की, राइट। वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट की। तो मैं क्या करूं, आई विल रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। मेरी क्या क्या कवरेज होगी, मेरी एंटिटी के ऊपर कवरेज होगी, आई विल कवर द होल एंटिटी जिसके मैं ऑडिट कर रहा हूँ, ठीक है। तो द कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटी, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड एंड एडिक्वेटली कवर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटी, ऑल द एस्पेक्ट्स मतलब उसके एसेट्स कवर करोगे, उसकी लाइबिलिटीज कवर करोगे, उसकी इक्विटी कवर करोगे, उसके करंट एसेट्स कवर करोगे, उसके नॉन करंट एसेट्स कवर करोगे, उसके नोट्स कवर करोगे, उसके कैश फ्लो स्टेटमेंट्स कवर करके चलोगे, राइट। reliability and sufficiency of the financial information, very important for the MCQ perspective, लिख लो, most important for the MCQ perspective, that reliability and sufficiency of the financial information, the auditor should be reasonably satisfied कि information जो भी contain है bills में, voucher में is reliable है and sufficient है for the preparation of the financial statement, ठीक है। अब क्या मैंने बोला था कि MCQ के लिए important है, राइट। यहाँ पे इतना दिया नहीं है कि क्यों है, कैसे है इम्पॉर्टेंट, बट मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ, एक क्वांटिटी एक क्वालिटी का काम आता है। क्या काम आता है, एक क्वांटिटी और एक क्वालिटी का काम होता है। जब हम क्वांटिटी एंड क्वालिटी की बात करते हैं ना, तब सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस की बात होती है, सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस, right. Appropriateness means it is qualitative, sufficient means quantitative, ठीक है। sufficient means quantitative and the appropriateness means qualitative। अभी यहाँ पे इस वाले में कवरेज नहीं है, आगे जाके आप सीख लोगे, राइट। सो इट इज़ रिलायबल एंड सफिशिएंट फॉर दिस। ऑडिटर क्या करता है, जजमेंट बना के चलता है एंड इंटरनल कंट्रोल्स चेक करके चलते हैं हम। अभी इंटरनल कंट्रोल्स का आप ज़्यादा चीज़ें पढ़ोगे जब यू विल बी कवरिंग ऐसे 300 ना, कवरिंग प्रॉपर डिस्क्लोजर दे के चलना है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का, राइट। कौन सा एप्रोप्रिएट मेथड आप इन्वेंट्री का यूज़ कर रहे हो, चूजिंग ऑफ एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी, लाइक चूजिंग मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन द फिक्स्ड एसेट, आप SLM बेसिस चल रहे हो, WDV बेसिस पे कर रहे हो, राइट। डिफरेंट आपको आपने जब परचेज किया या सेल किया उसको रिफ्लेक्ट किया कि नहीं किया, दीज आर द ऑल हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दैट अकर्ड इन द पास्ट, आपने प्रॉपरली डिस्क्लोजर किया है कि नहीं किया है, राइट। तो आप ये जो बॉक्स में है ना, इसको लर्न करके चलना है और ये लिख के आना है जब ऊपर वाला कोई हेडिंग आए तो। क्या हेडिंग आप पूछ सकते हैं कि बताओ प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कैसे, तो प्रॉपर डिस्क्लोजर कैसे, दैट द सिंस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड ऑन द हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, इट इज लॉजिकल दैट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज बेस्ड अपॉन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल सेल एंड परचेज, देयरफॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ऊपर वाला पैराग्राफ बिल्कुल काट देना, ठीक है। तो स्कोप में क्या पढ़ के चलना है, दैट इट कवर्स ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटी, दैट रिलायबल एंड सफिशिएंसी, प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, प्रेपरेशन एंड प्रेजेंटेशन की, मैनेजमेंट की। ड्यूटीज जो मैं
बीइंग एन ऑडिटर आई कैन नॉट डू, मतलब ड्यूटीज आउटसाइड द स्कोप ऑफ कॉम्पिटेंस ऑफ ऑडिटर, ये मेरी ड्यूटी नहीं है, ये मैनेजमेंट का काम है प्रिपेयर करना। इंटरनल कंट्रोल अच्छा होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, इम्प्लीमेंटेड होना चाहिए, है ना, वो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी नहीं है। मेरे को उनको सुजेशन देना पड़े कि ये इसमें इन्वेस्टमेंट कर लो, वो इन्वेस्टमेंट कर लो, वो मेरा काम नहीं है, राइट, विच इज़ आउटसाइड माई स्कोप। तो मैं ये बता के चलती हूँ, स्कोप का एक क्वेश्चन आता है तो बताओगे आप स्कोप में क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं, तो स्कोप में ये चीज़ें कवर होती हैं, ठीक है। सो एक्सपर्टाइज इन ऑथेंटिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड देन इन्वेस्टिगेशन। ऑडिट इज नॉट द इन्वेस्टिगेशन, ध्यान रखना, राइट। मेरी रिस्पॉन्स, ये क्रॉस क्यों लिखा हुआ है, बीइंग एन ऑडिटर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, किसकी है, मैनेजमेंट की, ठीक है। मेरी ड्यूटी नहीं है कि मैं आउटसाइड अपने स्कोप से बाहर जाऊँ, अपने दायरे से बाहर जाऊँ। एक्सपर्टीज, इन्वेस्टिगेशन इज नॉट, ऑडिट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन, it is only and only expressing an opinion on the financial statement, right? Then we have some inherent limitation of the audit. What are the inherent limitation of the audit? 3 क्या है, नेचर ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, देन वी हैव समथिंग, ये लिखा हुआ है इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ द ऑडिट। ऐसे 200 ही पढ़ रहे हैं हम, है ना। अभी मैंने आपको पढ़ाया, जब आप लास्ट में करोगे ना तो आपने लिख लेना ऐसे 200 में क्या क्या चीज़ें कवर है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स कवर है, स्कोप कवर है, और इनहेरेंट लिमिटेशंस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ द ऑडिट। तो इनहेरेंट लिमिटेशन में क्या है, सबसे पहले आता है नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इवॉल्व्ड आउट ऑफ द जजमेंट्स, तो वो जजमेंट उसकी है ना, तो मैं कैसे ये चीज़ को फाइंड आउट कर सकता हूँ कि बिल्कुल उसकी जजमेंट करेक्ट है कि नहीं है, राइट। सो ऑडिट का जो ऑडिटर का मेन काम क्या रहता है, ऑडिटर का मेन काम क्या रहता है कि ही कैन नॉट रिड्यूस द ऑडिट रिस्क टू जीरो, but he can reduce the inherent limitation, he can reduce the risk, right? तो inherent limitation 3 चीज़ों से आती है, that is nature of financial reporting, then nature of the audit procedure, right, and then we have not in the nature of the investigation। तो मैंने पहले बोल दिया कि मैं audit is not the official investigation into the wrong doings। जो मैनेजमेंट गलत काम करता है तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, मैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए नहीं बैठा, मैं ऑडिट करने के लिए बैठा हूँ, मैं चेक करने के लिए बैठा हूँ कि हाँ ये ठीक है कि नहीं है, राइट। देन देयर इज टाइमलीनेस ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड द डिक्रीज इन द रेलेवेंस ऑफ फाइनेंशियल ओवर टाइम। व्हाट इज दिस, देखो एक ऑडिट की रेलेवेंस तभी होती है जब विद इन टाइम कंप्लीट हुआ जाए, राइट। मैंने एक दिन में ऑडिट कर दिया, आपको लगता है मैंने सही तरीके से किया होगा, नहीं, इट टेक्स द टाइम। मैंने 6 महीने लगा दिया ऑडिट करने में, भाई टाइम फालतू, इतना टाइम क्यों, है ना। तो रेलेवेंस बहुत इंपॉर्टेंट, रेलेवेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन देयर बाय इट्स वैल्यू टेंड्स टू डिमिनिश ओवर टाइम। हर चीज़ की वैल्यू जो है वो गिर जाती है, और ऑटोमेटिकली 6 महीने तुमने एक काम को लगा दिया, 6 महीने तुम्हारे एम्प्लॉयज़ लगे गए, तो इसमें कॉस्ट भी तो इन्वॉल्व है, तुमने फालतू की कॉस्ट उसमें बेयर कर ली। पर देयर इज बैलेंस टू बी स्ट्रक बिटवीन द रिलायबिलिटी ऑफ द इन्फॉर्मेशन एंड द कॉस्ट, एंड देन देयर इज फ्यूचर इवेंट्स। ऑब्वियसली 6 महीने बाद एंटिटी में आग लग गई तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, या 2 महीने बाद आग लग गई या चोरी लग गई तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, है ना। तो फ्यूचर इवेंट्स और कंडीशंस मे अफेक्ट द एंटायरली entity adversely. Adverse events may seriously affect the ability of the entity to continue its business। तो ये किस में पढ़ते हो आप, ये आप पढ़ोगे SA 570 में। जो मैं बोल रही हूँ ना एसेस, तो उसको लिख के चलो यहाँ पे अपने बुक में कि दिस इज रेफरिंग टू द SA 570, राइट, क्योंकि आगे जाके आप कोट करोगे इस एसेस को, राइट। तो फ्यूचर इवेंट्स में क्या पढ़ते हैं हम, दैट इट इज गोइंग टू बी कंटिन्यू और नॉट, देयर इज सीरियस क्वेश्चन ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ द एंटिटी। तो मैंने क्या बोला आपको, SA 570, राइट। तो हमारे पास 2 तरीके की ऑडिट एंगेजमेंट होती है, एक होती है एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट, एक होती है इंटरनल ऑडिट एंगेजमेंट, राइट। एक होती है हमारे पास एक्सटर्नल, हम कौन सा ऑडिट कर रहे हैं, हम एक्सटर्नल ऑडिट कर रहे हैं, जिसमें हम दूसरी एंटिटी का, हम बाहर के बंदे हैं, वी आर डूइंग द ऑडिट ऑफ द दूसरी एंटिटी जिसके साथ हमारा कोई नाता नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है,
राइट। तो बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट, तो एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट हम परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। क्यों करते हैं? सो दैट इनहांस हो जाए कॉन्फिडेंस ऑफ द इंटेंडेड यूजर। विल नॉट बी आस्क्ड इन द क्वेश्चन पेपर, तो इसको करने की जरूरत नहीं है। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द ऑडिट? इंपॉर्टेंट, राइट। ऑडिटेड अकाउंट्स कौन से होते हैं? हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन इंक्लूड करते हैं। इसमें हमारे सारे के सारे अकाउंटिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज होते हैं उसके अकॉर्डिंगली हमारा ऑडिट होता है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस बूस्ट कर देते हैं यूज़र का, जो हमारे क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव चीज़ों के ऊपर डिपेंड करने वाले हैं, हमारे साइंड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ट्रस्ट करने वाले हैं। दैट्स वाई दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ द ऑडिट, राइट। जो भी शेयर होल्डर्स होंगे वो इन्वॉल्व होंगे डेली अफेयर्स ऑफ द कंपनी, राइट। बट बीइंग एन शेयर होल्डर मैं हर चीज़ नहीं जान सकता, तो मेरा जो शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट है वो कहाँ से सेफ गार्ड हो सकता है? विद द हेल्प ऑफ ऑडिट। ऑडिट एक मॉरल चेक है एम्प्लॉयज़ के ऊपर। एम्प्लॉयज़ डरते हैं कि क्योंकि ऑडिटर आएगा तो सब पकड़ लेगा, फ्रॉड पकड़ लेगा, राइट। तो चीज़ें बता देगा, गलत मलत सब चीज़ें, तो उसके ऊपर एक मॉरल चेक क्रिएट करके चलता है। सेकेंडली, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्प करती है गवर्नमेंट अथॉरिटी को सो दैट वो डिटरमाइन कर पाए टैक्स लायबिलिटीज़, ओके, कि कितनी टैक्स लायबिलिटी सही निकाली है, नहीं निकाली है, एक्सेट्रा। और ऑडिट डिटेक्ट करता है फ्रॉड और एरर दोनों में से, कर भी लेता है, कर नहीं भी लेता है, बिकॉज वी आर गिविंग द रीजनेबल एश्योरेंस। हम सारा काम अच्छे से करेंगे तो ऑटोमेटिकली वी आर एबल टू डिटेक्ट द फ्रॉड, ओके। तो और क्या है? ऑडिटेड कैन बी रिलाइड बाय बैंकर्स। बैंक से हम लोन लेते हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन हमें लेंड करके चलती है वो उन ऑर्गेनाइजेशन को लेंड बहुत ही इजीली कर देती है, जो क्या करके चलते हैं? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दिखाकर चलते हैं, राइट। तो ऑडिट मैंडेटरी होता है कि वॉलंटरी होता है? इट डिपेंड्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, राइट। इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर द सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप, बट क्योंकि ऑडिट के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं तो ये ऑर्गेनाइजेशन करवा लेती हैं। बट कंपनीज के लिए इट इज़ कंपल्सरी टू हैव द ऑडिट। स्कूल्स वगैरह जो होते हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह जो होते हैं, वो ऑडिट करवाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको क्या मिल जाती है? बेनिफिट। किसमें? क्योंकि गवर्नमेंट से ग्रांट मिल जाती है, राइट, फॉर ऑब्टेनिंग द ग्रांट और असिस्टेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। इसीलिए वो क्या करवा के चलते हैं? ऑडिट करवा के चलते हैं। हु अपॉइंट्स एन ऑडिटर? देखो, बैंक के केस में कौन अपॉइंट करता है? बैंक खुद, या सेंट्रल गवर्नमेंट, या आरबीआई, ठीक है। कंपनीज के केस में कौन अपॉइंट करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या ऑडिट कमेटी। हाँ, ऑडिट कमेटी, राइट, राइट। अगर ऑडिट कमेटी होती है तो ऑडिट कमेटी, अदरवाइज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बीओडी। तो इट डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट की, अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो कौन अपॉइंट करेगा? सीएजी, ओके। तो टू होम द रिपोर्ट इज इशू टू द ऑडिटर, ऑब्वियसली इट इज़ अ रिटन ऑडिट रिपोर्ट। किसके लिए? टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। तो रिपोर्ट इज सबमिटेड टू द पर्सन मेकिंग द अपॉइंटमेंट। तो अगर कंपनीज के केस में है तो शेयर होल्डर्स को, अदरवाइज जिसको हमने करना है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म आती है, व्हाट इज एश्योरेंस एंगेजमेंट, राइट। एश्योरेंस हम दे रहे हैं ना, क्या दे रहे हैं हम? कौन से एश्योरेंस दे रहे हैं? रीजनेबल एश्योरेंस। क्या रीजनेबल एश्योरेंस है? दैट वी आर एक्सप्रेसिंग द ओपिनियन दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फेयर। तो क्यों? क्योंकि टू एनहांस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ द इंटेंडेड यूजर्स, राइट। तो एलिमेंट्स क्या है एश्योरेंस एंगेजमेंट के? तो 3 पार्टी रिलेशनशिप होता है। एक होता है प्रैक्टिशनर, एक होता है रिस्पॉन्सिबल पार्टी, एक होता है इंटेंडेड यूजर। 3 पार्टी है, कौन कौन है? 1 person is practitioner, मतलब 1 who is appointed to do the audit. Another person is responsible party, and the intended user. Responsible party is management and users, shareholders could be there, ठीक है, easy. So assurance engagement involve 3 parties. A practitioner is the person who provides the assurance, मतलब ऑडिटर खुद किसके ऊपर देता है? ऑब्वियसली हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन के ऊपर देता है, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबल पार्टी, प्रेपरेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, जो पार्टी रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर? दैट इज द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स.
सब्जेक्ट मैटर क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो रिस्पॉन्सिबल पार्टी इज द पार्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दैट इज द सब्जेक्ट मैटर. राइट. इंटेंडेड यूजर्स, जिनको एश्योरेंस रिपोर्ट रिटर्न में प्रोवाइड की जाती है. एन एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर शुड बी देयर. राइट. वाइल कंडक्टिंग हम एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर ढूंढते हैं. सूटेबल क्राइटेरिया होना चाहिए. सूटेबल क्राइटेरिया क्या? लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन को देख के चलेंगे. हमारा जो ऑडिट होगा वो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होना चाहिए. अब मैंने बोला था ना ऊपर आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट में MCQ का क्वेश्चन आता है, फेवरेट क्वेश्चन है ICI का. सफिशिएंट मैंने क्या बोला था? क्वांटिटी ऑफ द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड बाय द ऑडिटर. एप्रोप्रिएटनेस किस पे बोला था? क्वालिटी. राइट. यही है. सबसे पहले तो सिंपल लाइन फ्रेम कर देनी है. द प्रैक्टिशनर परफॉर्म्स द एश्योरेंस एंगेजमेंट टू ऑब्टेन द सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. सफिशिएंट रिलेट्स टू क्वांटिटी, एप्रोप्रिएट रिलेट्स टू क्वालिटी. ओके. और एक हम क्या दे के चलते हैं? रिटर्न एश्योरेंस रिपोर्ट दे के चलते हैं. ऑब्वियसली भाई हमने बोल दिया, मुंह से बोल दिया, ठीक है. कल को गलत देगा, हम कहेंगे नहीं नहीं यार मैंने क्या बोला था, है ना. तो इट इज़ ऑलवेज इन द रिटर्न एश्योरेंस रिपोर्ट इज इन द एप्रोप्रिएट फॉर्म. ऐसे भी नहीं आलतू फालतू में लिख दिया कुछ भी, है ना. एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है जिसके तरीके से हम रिपोर्ट दे के चलते हैं. और हम पता है रिपोर्ट कैसे देते हैं, एक्सप्रेस ओपिनियन कैसे करते हैं? एज पर SA 700 वी एक्सप्रेस एन ओपिनियन. हमारी रिपोर्ट कैसे होती है? हमारी रिपोर्ट एज पर SA 700 होती है. ओके. सो मीनिंग ऑफ रिव्यू, ऑडिट एंड द ऑडिट वर्सेस रिव्यू. देखो एक होता है ऑडिट, एक होता है रिव्यू. रिव्यू क्या होता है? हम सिंपल देख के चलते हैं, राइट, कि हाँ ठीक है, बट ऊपर ऊपर से हम प्रॉपर फॉर्म नहीं करते हैं. एक और ऑडिट क्या होता है? ऑडिट में हम प्रॉपर चीज़ें असेस करके चलते हैं. वी गिव द रीजनेबल एश्योरेंस. इसमें हम पूरी प्रॉपर चीज़ें कवर करके चलते हैं. ओके. तो मतलब ऑडिट इज रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट, इट प्रोवाइड्स रीजनेबल एश्योरेंस. रिव्यू क्या है? लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट, इट प्रोवाइड्स लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस देन द ऑडिट. मैं बताती हूँ आपको किस में हम रिव्यू करके चलते हैं. सो द हाउएवर बोथ ऑडिट एंड रिव्यू आर रिलेटेड टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन द हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन. व्हाट इज दिस? जैसे कि सपोज कीजिए मुझे किसी ने बोला कि मेरी नेटवर्थ चेक कर दो, ठीक है. तो हम नेटवर्थ रिपोर्ट बना के चलते हैं. तो हम नेटवर्थ रिपोर्ट में हम बोलते हैं कि हाँ इस बंदे के पास इतना कैश है, इतनी इन्वेंट्री है, इसके पास इतने एसेट्स हैं, ये इसकी लाइबिलिटी है. तो मतलब ये क्या हो गई? लिमिटेड रिपोर्ट. बट अगर हम एश्योरेंस की बात करें तो हम सब कुछ कहते हैं हाँ भाई कैश बैलेंस इतना है, इसके पास डॉक्यूमेंट भी है, इन्वेंट्री इतनी है, मैंने इसको फिजिकली वेरीफाई किया है, एसेट ऐसे हैं. मतलब हर चीज़ हम क्या कर रहे हैं? एक्सपैंड करके चलते हैं. जब एक्सपैंड करके चलते हैं दैट इज़ ऑडिट. जब हम बिल्कुल छोटा छोटा चीज़ देख के चलते हैं दैट इज़ रिव्यू. राइट. देन ये रीजनेबल ऊपर वाला पोर्शन छोड़ देना एंड देन राइट दिस. रीजनेबल एश्योरेंस एंड लिमिटेड एश्योरेंस क्या होती है? लिमिटेड एश्योरेंस मतलब लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस, रीजनेबल मतलब हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस. ये पूरा एलेबरेट होता है, एक्सटेंसिव प्रोसीजर होते हैं, यहाँ पे फ्यूअर प्रोसीजर करते हैं, ठीक है. रीजनेबल कंक्लूजन ड्रॉ करता है. यहाँ पे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट नहीं लिखा है, ध्यान रखना. सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस बताएगा, सो दैट हमने इसीलिए कंक्लूजन फ्रेम कर दी. एग्जाम्पल इज ऑडिट एंगेजमेंट, एग्जाम्पल इज रिव्यू एंगेजमेंट. तो रिव्यू एंगेजमेंट मैंने बोल दिया, जैसे नेटवर्थ हमने देखी उस बंदे की. नेटवर्थ क्या होती है? उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसके पास कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, ये सब चीज़ों का हम एक ओवरव्यू देख के चलते हैं. ओके. सो देन वी हैव द क्वालिटीज़ ऑफ द ऑडिटर. वो बहुत कॉशियस होना चाहिए, प्रोफेशनल जजमेंट होनी चाहिए, उसको नॉलेज होनी चाहिए, गुड टेम्पर का होना चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए. ये आप आगे भी बहुत जगह पे पढ़ लोगे, तो अभी के लिए इसको कैंसिल कर देना. देन वी हैव EQC. तो EQC इज़ द एक्स्ट्रा टॉपिक, मतलब एक अलग सा ही टॉपिक है जो हम कवर करेंगे इन द नेक्स्ट पार्ट. राइट. तो इसकी जो ये स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल है दैट हम कवर करेंगे इन द SQC 1. राइट. स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल 1. ओके. तो ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. दिस वाज ऑल अबाउट द